अगर आप इस एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो, तो अगले 1 मिनट तक जो मैं बातें बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। इस वीडियो के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स कवर नहीं कराए हैं, वो टॉपिक्स कवर हैं बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स की जो वीडियो है बीकॉम वाली फर्स्ट सेमेस्टर की, वो जाके देखना। उसमें भी आप अगर पूरी वीडियो देख लेते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और अगर आप देखना ही चाहते हो तो कार्ल पियर्सन, स्पेयरमैन, रैंक कोरिलेशन, ये सारे के सारे जो मेथड हैं ये ज़रूर देख लेना। और मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि पूरी वीडियो ही देखना। स्टैटिस्टिक्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको, आपका पेपर होने में आसानी हो जाएगी। इस पेपर में सिर्फ कुछ चीज़ें कवर करी हैं मैंने, उस वीडियो को बिना देखे मत जाना, फिर आगे कहीं आप मुझे बोलो कमेंट में ये नहीं आया वो नहीं आया, ठीक है। अच्छे से करना। न्यूमेरिकल्स में नहीं करा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है इसमें प्रोबेबिलिटी और बहुत सारे खतरनाक खतरनाक न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। एग्जाम में तो हो सकता है 2-3 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आए, बट पूरे की पूरे इसमें आपका स्टैटिस्टिक्स ही एक पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। सो एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ, थ्योरी करा रहा हूँ। जितना हो सकता है उतना समझा दूंगा मैं आपको, अच्छे से कर लेना। क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स कराने के लिए पूरी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, पूरे 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर्स होंगे, तो उतना टाइम नहीं है। एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है जल्दी से क्विक। सो जाके वो वीडियो ज़रूर देखना, ये वीडियो देख लेना पहले, फिर वो वीडियो ज़रूर देखना, ज़रूर से ज़रूर। और इसको भी एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बीच में इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। आगे करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग एंड प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी। आप क्या करते हो? डेटा को कलेक्ट करते हो, क्लासिफाई करते हो, प्रेजेंट करते हो, एनालाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो डेटा को, बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी डेटा होता है, जो कि आपको डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। आपने सेल्स का डेटा कलेक्ट किया, आपने अपने रेवेन्यू, आपका जो वो था रेवेन्यूज का डेटा कलेक्ट किया, इन सब का डेटा कलेक्ट किया आपने और उसको क्लासीफाई करा और आपने प्रेजेंट करा, एनालाइज करा कि सेल्स कहाँ पर कम हो रही है, कहाँ ज़्यादा हो रही है। ये आपका स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। एक चीज़ और, 1000 सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से, जिसने अभी तक नहीं किया है कर लो जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना वीडियो, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के? सिंप्लीफाई करता है ये कॉम्प्लेक्स डेटा को, प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इन सब में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करता है, हेल्प करता है, फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स में, फ्यूचर ट्रेंड को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है कि भाई हमारी सेल्स इतनी हो रही है तो ये बताता है कि आगे भी इतनी हो सकती है, ये चांसेस हैं आपके, जो कि प्रोबेबिलिटी में आता है। या फिर आप ऐसे भी एक ट्रेंड पता लगा पाते हो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। ये अनसर्टेनिटी और रिस्क को ख़त्म करता है। अब लिमिटेशन क्या है इसकी? पढ़ लेना, ये सारा थ्योरेटिकल है, बेसिक एकदम इजी, ठीक है। इट डील्स विद क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को डील नहीं करता। मतलब कि एक कंपनी की 5,000 करोड़ की सेल्स हुई, ये उसको तो रिकॉर्ड कर लेगा भाई 5,000 करोड़ की सेल्स हुई, ये क्वांटिटेटिव डाटा है, एक नंबर में डाटा है। लेकिन ये थोड़ा ना रिकॉर्ड कर पाएगा कि उस 5,000 प्रोडक्ट की जो सेल्स थी, इतने लोग 10,000 लोग खुश थे और इतने ज़्यादा खुश थे। कितना ज़्यादा खुश थे कैसे पता लगाओगे आप? कोई कितना ज़्यादा दुखी है, कोई कितना ज़्यादा दुख है उसको कितना ज़्यादा खुश है, ये आप नहीं लिख सकते कहीं भी भाई, कैसे पता चलेगा? इसको आप मेज़र नहीं कर सकते नंबर में, लेकिन क्वांटिटेटिव डाटा को आप मेज़र कर सकते हो। सो स्टैटिस्टिक्स जो होता है इसकी लिमिटेशन ये होती है कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा को ही डील कर पाता है, क्वालिटेटिव डाटा को अवॉइड कर देता है। रिजल्ट जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होते। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड और मिस इंटरप्रेटेड। सो ये मिसयूज भी हो सकती है और मिस इंटरप्रेटेड भी कर सकती है। मतलब कि जो डेटा होता है अगर वो अच्छा है कॉल तो काम अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उससे क्या हो सकता है कि आपको मिसलीड भी कर सकती है। इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल केसेस ओनली ग्रुप्स। ये किसी एक पर्टिकुलर को स्टडी नहीं करती, ग्रुप्स को ही करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में, तभी तो पता लगा पाते हो आप कि क्या स्टैटिस्टिक्स, क्या रिजल्ट आया है। 10 आप मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, उन सब का रिजल्ट आया, उन सब में तो कंपेयर करोगे कौन 1 पे है कौन 2 पे है, और क्लास में एक ही बच्चा है, खाली एक ही बच्चा पढ़ता है, तो किसके साथ कंपेयर करोगे? सो ये जो है ये इंडिविजुअल केस को नहीं करती, सिर्फ ग्रुप्स को करती है। स्किल्ड और ट्रेन पर्सन बहुत रिक्वायर्ड होते हैं। स्टैटिस्टिक्स हर कोई नहीं कर सकता, स्किल्ड काम है ये, और ट्रेन पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें इसकी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर डालेगा, आजकल तो ये सारा काम लैपटॉप से, कंप्यूटर से हो जाता है।
बट फिर भी वहाँ पर डेटा पुट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी चाहिए कोई। ठीक है, बाकी ये सब इसकी लिमिटेशन है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजिंग ऑफ डेटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सो उसके पहले पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई? बड़े डेटा को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, आप समझ पाओ, डिफरेंट ग्रुप्स को आप कंपेयर कर पाओ, एनालिसिस कर पाओ, इंटरप्रेट कर पाओ, और अपना टाइम और अपनी स्पेस को आप सेव कर पाओ। ठीक है, ये होता है इसके ऑब्जेक्टिव। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होता क्या है? जैसे कि पहला टाइप्स क्या होता है क्लासिफिकेशन का? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डाटा अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, ईयर, मंथ और डे। ठीक है, सो जो डाटा होता है वो ईयर, मंथ, डे के हिसाब से अरेंज किया जाता है। मतलब कि जब हम डाटा को ग्रुप्स में, क्लासेस में अरेंज कर देते हैं। एक कंपनी की सेल्स है, 2021 से लेके 2025 तक उसने कितनी सेल्स करी, ये हमने क्या किया, इस डाटा को क्लासीफाई कर दिया। लेकिन वहीं अगर 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़ ऐसे ही लिखा रहता, ईयर नहीं लिखा रहता, तो कुछ पता चलता आपको? वो तो बस नंबर्स लिखे हुए हैं। लेकिन अब वहां पर हमने क्या किया, उसको क्लासीफाई कर दिया कि भाई ये 2021 की सेल्स है, ये 2022 की सेल्स है, ये 2025 की सेल्स है, ऐसे। सो क्लासिफिकेशन ये होता है कि आप जब उसको नाम देते हो, जैसे कि गर्ल्स हैं बहुत सारी, ठीक है, क्लास में कितनी गर्ल्स हैं उनका नाम, तो आप क्या करोगे, उनका जेंडर लिख दोगे, फीमेल हैं सारी की सारी, फिर आप उनका नाम लिख दोगे, आप क्लासीफाई कर दोगे। लेकिन वहाँ पर सिर्फ लड़कियों का नाम लिखा रहेगा, जरूरी थोड़ा ना है कि लड़कियों का ही नाम हो, वो क्या पता उसमें कोई लड़के का भी नाम हो जो लड़की जैसा लग रखा हो, तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ आप उसके आगे जेंडर भी लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये फीमेल है, ये मेल है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। तो हम क्लासीफाई कर देते हैं डेटा को, मेल सारे एक तरफ लिख देंगे, फीमेल अलग लिख देंगे, तो समझ में आ जाता है। उसके बाद आता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, डेटा अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू प्लेस और एरिया। जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट, भाई अलग अलग स्टेट की पॉपुलेशन क्या है ये लिखा हुआ है ना, उत्तर प्रदेश की इतनी है, मध्य प्रदेश की इतनी है, ठीक है, आपकी बिहार की इतनी है, या आपकी झारखंड की इतनी है, या अलग अलग जो भी स्टेट्स हैं आपके, उनका जो क्लासिफाई कर देते हैं ना डेटा को एरिया के हिसाब से कि इस इलाके की जनसंख्या इतनी है, वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्वालिटीज़ के ऊपर। क्वालिटीज़ जैसे कि जेंडर, जेंडर अब आपने क्या किया, मेल का नाम अलग लिख दिया, जितने भी मेल्स हैं वो सारे अलग लिख दी, फीमेल्स अलग लिख दी। सो आपने क्या करा, उनकी क्वालिटी के ऊपर, उनके जो मेल है उनका जेंडर है उसके ऊपर आपने उनको क्लासीफाई कर दिया। आपने लिटरेसी के ऊपर कर दिया कि भाई ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, ऐसा। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये नंबर के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कि इनकम ग्रुप 10,000, जिनकी इनकम 10,000 से कम है उनको आपने अलग लिख दिया। मान लो आपने 100 लोगों का नाम लिखा, ठीक है, उन सब 100 लोगों की इनकम लिखी, आपको समझ में आ जाए कि भाई हाँ इसकी ए की इतनी इनकम है, बी की इतनी इनकम है, सी की इतनी इनकम है। लेकिन आप उससे पता क्या लगा लोगे? भाई इनकम पता लगे, क्या पता लगा लोगे? लेकिन आपने क्या किया, आपने ये कहा कि भाई जिनकी इनकम 10,000 से कम है उनको अलग लिख दो, जिनकी 10 से 20,000 के बीच में इनकम है उनको अलग लिख दो। इससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये लो इनकम ग्रुप है, ये हाई इनकम ग्रुप है। ठीक है, सो ये होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब करते हैं आगे। और हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की जो बीकॉम की फर्स्ट ईयर की जो वीडियो है वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर देख लेना, मैं उसको आई बटन पे भी ऊपर लगा दूंगा, देख लेना उसको। नेक्स्ट है टेबुलेशन ऑफ डेटा। सो टेबुलेशन मीन्स प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डेटा इन टेबल फॉर्म। जब आप एक डेटा को टेबल फॉर्म में अरेंज कर देते हो, और डेटा इज अरेंज इन रोज एंड कॉलम। अब देखो, आपने क्या किया था, नॉर्मल एक कॉपी ली थी, उसमें आपने सेल्स लिखी 2021-22 की इतनी इतनी लिख दिया, आपने आराम से लिख दिया। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप उस डेटा को टेबल में बना रहे हो। देखा है ना आपने, टेबल में बना देते हैं, एक तरफ सीरियल नंबर लिख देंगे, ऊपर ईयर लिख देंगे, फिर सेल्स का डेटा लिख देंगे। सो ये क्या है, ये एक टेबल फॉर्मेट है, सो इसको ही टेबुलेशन ऑफ डेटा बोलते हैं, जब आप डेटा को रो और कॉलम्स में अरेंज कर देते हो। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका? सिस्टमेटिक वे होता है कि डाटा को अच्छे वे में प्रेजेंट कर पाते हो।
अब आप नॉर्मल कॉमा लगा लगा के लिख दोगे 2020 की सेल्स इतनी, 2021 की इतनी है तो वो भी डेटा, पर वो अच्छा थोड़ा ना लगेगा दिखने में। लेकिन जब आप उसको अच्छे से डाटा में फॉर्मेट में प्रेजेंट करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। इंडेक्स होता है आपका, इंडेक्स भी तो एक टेबुलेशन फॉर्म में होता है, एक तरफ सीरियल नंबर लिखा रहता है, टीचर सिग्नेचर, टाइटल, कंटेंट, ये सब। सो ये एक टेबुलेशन ऑफ डेटा होता है। टू मेक डेटा क्लियर एंड अट्रैक्टिव, वही क्लियर हो, दिखने में अच्छा हो, ताकि लोग उसको पढ़ें, समझ में आए उसको, कंपैरिजन करने में हेल्प हो जाता है, बल्किनेस को रिड्यूस करता है डेटा की। भाई बहुत सारा डेटा उसको अच्छे से टेबल फॉर्मेट में लगा के वो समझ में आ जाता है। टेबल के पार्ट्स क्या होते हैं? टेबल नंबर हो जाता है, टाइटल हो जाता है, कैप्शंस हो जाता है, स्टेप्स हो जाता है, रो हेडिंग हो जाता है, बॉडी हो जाता है, उसकी मेन डेटा जो होता है, फुट नोट होता है, और सोर्सेज होता है। ठीक है, सो ये सारा आपके क्या है, ये टेबल का पार्ट है। टाइप्स ऑफ टेबल क्या होते हैं? सिंपल टेबल होता है, डबल टेबल होता है, और कॉम्प्लेक्स टेबल होता है। इसको आप देख सकते हो, सिंपल टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए क्लास में कितने, वो हो गया। डबल डेटा में क्या हो गया, आपने स्टूडेंट को भी लिख दिया और उनका जेंडर भी लिख दिया और क्लास भी लिख दी। कॉम्प्लेक्स डेटा में सेल्स लिख दिया आपने, एक प्रोडक्ट की ईयर और रीजन के हिसाब से कितनी ईयर की कितनी सेल्स है, ये सब। ठीक है, सो ये आपका कॉम्प्लेक्स डेटा हो गया। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी ना, वो कॉम्प्लेक्स। जो नॉर्मल रखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्लास, वो सिंपल। और डबल, जिसमें थोड़ी सी और चीजें ऐड कर दी, वो डबल टेबल हो गया। ये बस टेबुलेशन ऑफ डेटा, इतना सिंपल है। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ एवरेज ऑफ डेटा सेट। आप एवरेज जब निकालते हो ना किसी डेटा का, वो होता है सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एक बीच की वैल्यू। 100 लोग, जैसे कि 100 लोग हैं, तो बीच का लगभग 50 हो गया। ठीक है, या आप कह सकते हो 101 लोग हैं तो हो जाएगा। ठीक है, सो सो आपका क्या हो जाएगा फिर, 51 हो जाएगा। सो जो बीच की वैल्यू ऑन एवरेज जब निकालते हैं ना, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, एवरेज। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड का पता चल जाता है। अब किसी कंपनी की सेल्स है, 1000 करोड़ हुई, 2000 हुई, 3000 हुई, 4000 करोड़ हुई, तो हम उसका एवरेज निकाल दें कि हाँ भाई हर साल इतनी परसेंटेज से इतनी सेल्स हो ही रही है, एवरेज निकाल देना ही होता है। अब अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये उस वीडियो में भी है जो मैंने अभी सजेस्ट करी है आपको, उसको प्लीज देख लेना, दोबारा से बोल रहा हूँ, उसमें भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, उसमें भी है ये सब। ठीक है, सो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, देखो, अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में देखो, डाटा लिखा है, सो आपको डाटा दिया 10, 20, 30, तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपकी, 10, 20, 30, इनको प्लस कर दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूले में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो गया आपका, 60। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी, 3 है ना, 10, 20, 30, तीन तीन डेटा दिए, मतलब 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 60 डिवाइड बाय 3, ये आपका होगा 20। सो आपका अर्थमेटिक मीन क्या निकला, 20। फीचर क्या होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है, आपने भी कर लिया कैलकुलेट। यूज इज ऑल ऑब्जर्वेशन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। लिमिटेशन क्या होती है, जब बड़ी एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उसको, उसके आप उसको कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है और दिक्कत होती है। नॉट सुटेबल फॉर हाईली स्क्विड डेटा, मतलब बहुत ज़्यादा स्क्विड डेटा जो होता है, जो अलग अलग बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है वैल्यूज़ में, बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटा होता है, उसके लिए सुटेबल नहीं होता। जनरली छोटे डेटा के लिए, नॉर्मल डेटा के लिए सही होता है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना। सो अर्थमेटिक मीन आप आगे आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 10 प्लस 20 प्लस 30, 60 डिवाइड बाय टोटल डेटा कितना, 3 था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 3, डिवाइड कर दिया 3 से, 20 आ गया आपका अर्थमेटिक मीन। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है वेटेड अर्थमेटिक मीन। इट इज एन एवरेज वेयर डिफरेंट वेट्स आर गिवन टू डिफरेंट वैल्यू। अलग अलग वैल्यू को अलग अलग वेट दिए गए हैं, उसका जब एवरेज निकालते हैं, ये वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन तो सिंपल होता है, सबको प्लस करके जितने भी डेटा दिया था उसको डिवाइड कर दो। अब ये क्या होता है, आप नीचे एग्जांपल देखो, एक्स और डब्लू है। ठीक है, सो आपने क्या किया, एक्स दिया है पहली वैल्यू 60 दी है और 80 दी है दूसरी, डब्लू में 2 और 3 वेट दिए, तो 60 को आप पहले मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120।
सो टोटल पहले का वेट कितना हो गया 120, 80 इंटू 3 कर दो आप, ठीक है 240 हो जाएगा। सो अब क्या करो, आप ऊपर फॉर्मूले में देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू 3 डिवाइड बाय, फिर जो नंबर ऑफ वेट्स है ना, वेट्स जो है वो 2 और 3 है, तो इन दोनों को प्लस करके आप डिवाइड कर दो, आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अगर आपको आ जाता है वहाँ निकालने के लिए कि वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाल दो छोटे से डेटा का, आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। डेटा दिया है उसका वेट दिया होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर नीचे जो डेटा दिया है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को प्लस कर दो, और फिर वेट्स को आपस में प्लस करके उसको डिवाइड कर दो। आप देख सकते हो इसमें आपको समझ आएगा, एग्जाम्पल में अच्छे से देख लेना रोक के। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज इन ऑर्डर। आपको मीडियन निकालने के लिए दो चीजें याद रखना, आपको या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा या डिसेंडिंग में, 1 से लेके 10 या 10 से लेके 1 अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलेगा, ठीक है। अगर ऑड मीडियन है तो वो तो सिंपली निकल ही जाएगा। इवन है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ n डिवाइड बाय 2 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही डाटा डिवाइड बाय 2 प्लस 1, उसके आपको आइटम्स आ जाएंगे निकल के, ठीक है। जैसे कि अब 3 दिया है, 3 नंबर दिए हैं, आप एग्जाम्पल में देखो 3 दिए हैं डाटा 5, 10, 15, इसका मीडियन निकालना है। कितना आसान है, अरेंज भी हो रखा है ये असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में, ठीक है। सो 10 क्या होगी, बीच की वैल्यू होगी, क्यों 5 इधर रह गया 15 इधर रह गया, एक टर्म उधर रह गई एक इधर रह गई, तो बीच का क्या निकल गया 10 निकल गया। लेकिन वहीं अगर आपका ये 4 होता तो आप कैसे निकालते, नहीं निकलता, या तो दो उधर रखते दो उधर रखते तो बीच में कुछ बचता ही नहीं, या एक उधर रखते एक उधर रखते तो बीच में 2 टर्म बच जाती। सो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 एंड, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 प्लस 1, ठीक है। ऐसे निकाल लोगे आप, इसका वीडियो दूसरे सर्च करके आप देख सकते हो, बहुत सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने करा रखी है, ठीक है, वहाँ देख सकते हो आप कैसे निकालते हैं, बाकी ईजी है, ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोड। मोड क्या होता है, मोड इज द वैल्यू डेट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, भाई जो आपके डेटा में बार बार रिपीट हो रही है वो आपका मोड हो गया। जैसे कि एग्जांपल में देखो 2, 4, 4, 6, तो यहाँ पर 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, और तो कोई नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, सो 4 जो है वो मोड हो जाएगा आपको, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये मेरिट क्या होते हैं इसके, एडवांटेज क्या होते हैं, इजी टू आइडेंटिफाई होता है, यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा में काम आ जाता है। डीमेरिट क्या होते हैं, मे नॉट एग्जिस्ट, नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये होता है इसका, ठीक है। सो मोड जो बार बार वैल्यू आ रही है। अब मे नॉट एग्जिस्ट मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हो उसमें कोई बार बार रिपीट ही नहीं हो रहा, सब सारी ही ऑब्जर्वेशन अलग है, तो वहाँ आप कैसे मोड निकालोगे, ठीक है, ये होता है। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज। आपको डेटा दे दिया 2, 8 दे दिया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका रूट निकाल दो, ये आपका जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा। आपको डेटा दे दिया 2, 6, 8, 5, इनको मल्टीप्लाई करके इनका रूट निकाल दो, ये क्या हो गया आपका जियोमेट्रिक मीन हो गया, ठीक है। ये ग्रोथ रेट्स, रिटर्न इंडेक्स नंबर्स, इन सबको निकालने में बहुत यूज होता है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू से ये कम अफेक्ट होता है, ठीक है, और बेस्ट फॉर परसेंटेज चेंजेस, परसेंटेज में जो चेंज आता है उसके लिए बेस्ट होता है ये यूज करने के लिए। तो जियोमेट्रिक मीनिंग होता है, देखो एक चीज याद रखो, सुनो, ये जो मोड मीन मीडियन ये सब है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप जाके दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो, वरना मैंने जो मेरी वो वीडियो है ना बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, उसमें अच्छे से बताया, आप उसमें भी अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ तो मैं बस आपको ओवरव्यू से दे रहा हूँ कि हाँ क्या क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वो डिटेल वीडियो वो अच्छी है काफ़ी, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। आगे करते हैं। नेक्स्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन shows the degree and direction of relationship between two variable. It tells how one variable changes with another. ठीक है, अब क्या होता है, देखो कोरिलेशन ये बताती है कि एक के बदलाव होने से दूसरे में क्या चेंज आ रहा है। जैसे कि आपकी इनकम बढ़ी तो आपके खर्चे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। अगर आपकी इनकम बढ़ी
और आपके खर्चे भी बढ़ गए, तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। कैसे पॉजिटिव कोरिलेशन है, कैसे, इनकम बढ़ी, खर्चे बढ़ गए। वहीं अगर ये नेगेटिव कोरिलेशन होता तो क्या होता, इनकम बढ़ी और खर्चे नहीं बढ़े। भाई कोई रिश्ता है इनके बीच में, इनकम तो आपकी बढ़ी पर खर्चे ही नहीं बढ़े आपके। सो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। जीरो कोरिलेशन क्या है, मतलब दोनों का बीच में अलग अलग चीज है। जैसे कि किसी की हाइट ज्यादा है तो उसके नंबर ज्यादा आएंगे, है कुछ बात, इसका कोई सेंस है, जीरो कोरिलेशन है। क्यों, क्योंकि हाइट का नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, सो ये जीरो कोरिलेशन है। ये हो गया आपका कोरिलेशन। कोरिलेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, बिजनेस डिसीजन में असिस्ट करता है, टू मेजर पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में हेल्प करता है। सो ये होता है कोरिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कोवेरियंस। सो देखो, कोवेरियंस क्या होता है, कोवेरियंस में मेजर्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, इट शोज वेदर वेरिएबल्स मूव टुगेदर और अपोजिट। पहला कोरिलेशन तो क्या बता रहा था कि मेरे मूव होने से दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मेरे अगर बदलाव मेरे अंदर अगर चेंज आ रहा है तो दूसरे में क्या चेंज होगा। इसमें कोवेरियंस क्या बताता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो साथ साथ में मूव करते हैं या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोवेरियंस ये बताता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप देख लेना, यहाँ पर मैं इंक्लूड करना भूल गया इसको। सो कोवेरियंस यही बताता है कि जो दो वेरिएबल हैं वो आपस में मूव करते हैं या फिर एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, ये बताने में हेल्प करता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप का डायरेक्शन क्या है, कि वो मैं जा रहा हूँ तो वो अपोजिट मूव करता है, मेरे मैं अगर चलता हूँ तो क्या वो मेरे साथ चलता है, या मैं चलता हूँ तो क्या वो मेरे अपोजिट चलता है। सो कोवेरियंस ये बताता है। यूज ऑफ कोवेरियंस टू नो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, पोर्टफोलियो एनालिसिस में हेल्प करता है, रिस्क मेजरमेंट में, जैसे कि अगर ये स्टॉक, ये जो कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, मान लो एक कंपनी का स्टॉक है, एक कंपनी का स्टॉक है, तो वो स्टॉक मार्केट के साथ मूव करता है कि नहीं करता, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है। सो कोवेरियंस वहाँ यूज होता है, इससे हमें पता चल जाए कि हाँ भाई हमें स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं। क्यों, अगर वो स्टॉक मार्केट के साथ मूव कर रहा है तो ठीक है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भी जाएगा ऊपर, तो आप ले सकते हो। वरना अगर वो मार्केट के अपोजिट में मूव कर रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, वो नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, वो ऊपर जाएगा। सो कोवेरियंस ये पता लगाने में हेल्प करता है। लिमिटेशन क्या है, डज नॉट शो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्लियरली, मतलब कि स्ट्रेंथ नहीं बता पाता कि भाई सही में कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा। ये तो बता देता है कि हाँ ऊपर नीचे जा सकता है, पर ये नहीं बताता कि कितनी स्ट्रेंथ है ऊपर या नीचे जाने की। ठीक है, ये होता है कोवेरियंस, बस बेसिक सही है, आप देख सकते हो इसको और डिटेल में, बाकी इजी है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम इज अ ग्राफिकल मेथड टू स्टडी कोरिलेशन, पॉइंट्स आर प्लॉटेड टू शो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, अ स्कैटर डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल यूजिंग डॉट्स। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, ये इमेज गूगल से ली है, सो आप देख सकते हो कि ऐसे स्कैटर डायग्राम होता है। ठीक है, ये लाइन ऊपर जाती है तो ये क्या बताती है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, यूज कहाँ होता है इसका, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, इजी एंड विजुअल मेथड, हेल्प इन प्रिलिमिनरी एनालिसिस, सोर्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कोरिलेशन, वही ठीक है जो मैंने बताया अभी। यूजफुल व्हेन एग्जैक्ट कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम होता है, अपवर्ड ट्रेंड है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो नेगेटिव, और रैंडम पॉइंट से मतलब कहीं भी पॉइंट आ रहा है ऊपर नीचे, अगर एक ही लाइन में ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, डॉट्स जो हैं वो एक ही लाइन में दिखेंगे आपको सीधे जाते हुए, जैसे कि इसमें दिख रहे होंगे इमेज में। लेकिन अगर ऊपर नीचे कहीं भी उल्टे सीधे पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब जीरो कोरिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। और नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो जो ये पॉइंट से नीचे की तरफ आते हुए दिखेंगे तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये होता है स्कैटर डायग्राम, ऐसे आता है, आप देख सकते हो। और भी बाकी आपके पेपर में, आपके सिलेबस में, आपके कॉलेज में करवाया होगा ये अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एक पूरी यूनिट है। ठीक है, तो ये तो पक्का आएगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या, कुछ भी आ सकता है, देख लेना। लिमिटेशन वैसे मैंने कराया नहीं इसमें, पर आप खुद से देख सकते हो। सो होता क्या है प्रोबेबिलिटी, पता ही है आपको। प्रोबेबिलिटी डील्स विद द चांस ऑफ अकेरेंस ऑफ एन इवेंट।
इट टेल्स हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। मतलब वही कि एक इसके आने के चांसेस कितने हैं। आपने कोई एक कॉइन था, उसको टॉस किया, आपने बताया कि हेड या टेल आने के चांसेस क्या है भाई, 50-50 हैं। या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, वो आ जाएगा टेल, तो 50-50% चांस है दोनों के। सो ये आपकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी आप कहाँ यूज़ करते हो, बिजनेस डिसीजन में यूज़ करते हो, रिस्क और अनसर्टेनिटी फाइंड करने में हेल्प करते हो, फोरकास्टिंग में, प्लानिंग में यूज़ होती है। ये सारे यूज़ याद रखना है इसके, ये आप लिख के आ सकते हो पॉइंट्स में। आप मतलब काफ़ी, अगर पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आप ऐसा थोड़ा है कि 7.5 नंबर में मान लो पूछ लिया तो बस ये लिख के आ जाओगे छोटा सा, उसके यूज़ भी लिख देना, कॉन्सेप्ट भी लिख देना, एक एग्जाम्पल भी डाल देना उसमें, कितना अच्छा रहेगा। सो इम्पोर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में बहुत यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी, टॉसिंग अ कॉइन। आप ये नहीं बता सकते कौन सा आएगा, आप बता सकते हो 50-50 चांस है भाई, रैंडम है, कुछ भी आ सकता है। एक आउटकम होता है, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हेड और टेल। सिंपल स्पेस होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। इवेंट होता है, सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, गेटिंग अ हेड, कि एक हेड आने के कितने चांसेस हैं, ये इवेंट पे बेस हो गया। इक्वली लाइक इवेंट्स हैविंग इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस, आउटकम ऑफ फेयर डाइस, ठीक है। एक डाइस पे जो 6 नंबर या 2 नंबर आने के चांसेस कितने हैं, कितने आउटकम है, कि वो अगर आप उसको 10 बार टॉस करोगे तो कितनी बार वो आ सकता है, ठीक है। ये बेसिक सा होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही आपको समझ में आ रहा है। सैम्पल स्पेस होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, कि भाई इतने पॉसिबल आउटकम में से इन दोनों के आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, ये होता है। सो यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आपकी फॉर्मूला भी आप लिख के आ सकते हो, कितना और अच्छा रहेगा। इट ऑल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली देन। एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ कॉइन टॉस 1/2 करोगे आप, सो यही आपकी प्रोबेबिलिटी आने की, भाई दो में से एक बार चांस, एक बार आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मल्टीपल एक्सक्लूसिव इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर टुगेदर। सो एडिशन रूल कब यूज होता है, जब कोई एक इवेंट मतलब एक साथ नहीं आ सकता, ठीक है। तब जैसे कि आपने कोई टॉइन, एक डाइस थी, उसमें 6 नंबर होते हैं, एक नंबर आने के चांसेस, क्या एक नंबर 2-3 बार आ सकता है, एक ही बार में नहीं आ सकता। क्यों, अगर 2 डाइस लोगे तो आ सकता है भाई, एक उसमें भी आ जाएगा, एक उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। सो एडिशन रूल कब अप्लाई होता है, जहां पर जो इवेंट है डेट कैन नॉट अकर टुगेदर, मतलब वो टुगेदर नहीं आ सकता, उसके लिए आपको, अब आप मान लो आपने डाइस थ्रो करी, उसमें 6 आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, 6 में से एक परसेंट चांस है उसके, 1/6 हो जाएगा। सो डाइस आने के चांसेस, एक आने के चांसेस कितने हैं, 6 में से एक ही तो हैं। लेकिन अगर 2 डाइस हो जाएंगी, आपने 2 डाइस थ्रो करी तो 2% चांस जाएंगे, क्यों, एक उसमें भी डाइस एक एक नंबर उसमें भी आ सकता है और एक नंबर उसमें भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि आप दो डाइस थ्रो कर रहे हो। सो एडिशन रूल जो है वो ऐसे इवेंट में अप्लाई होता है जो एक साथ नहीं आ सकते, जो अलग अलग आते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से कर सकते हो आप, वैसे कोशिश कर रहा हूँ मैं समझ में आ जाए आपको। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, एक चीज़ याद रखो, ये क्लास बेस होते हैं, इनके लिए अच्छे से क्लासेस लेनी पड़ती हैं और समझाना पड़ता है, ठीक है। मैं तो यहाँ पर आपको जितना हो सकता है उतना समझा पा रहा हूँ, जितना कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी, ठीक है। क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट है ना, इनके आपको प्रॉपर सेशन 2-2 3-3 घंटे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके अच्छे से दिमाग में बैठते हैं। ऐसे आप देखोगे तो बहुत मुश्किल होती है। मैं जितना हो सकता है उतना करा पा रहा हूँ। वैसे बेसिक सा यही है, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना दोबारा देख लेना, वरना आप जाके कहीं और भी ये रूल देख सकते हो, एडिशन रूल होता है। और एक चीज़ याद रखना, ये नीचे ना यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल, पोजीशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये ज़रूर से कर लेना। ये इम्पोर्टेंट है, मैंने नहीं कराए हैं, ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं एक तरीके से,
इनको आप जाके दूसरे चैनल्स पे देख सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो इनको भी कर लेना। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है लॉजिकल बेस। सो देखो, आपकी जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है ना, इसका नाम क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिक। तो जो लॉजिक वाला सेक्शन है वो यूनिट 4 में आता है। बाकी जो 3 यूनिट है आपकी पूरी स्टैटिस्टिक्स है। आप ये वीडियो देखो, और जो वीडियो मैंने बताई है बीकॉम फर्स्ट ईयर की, जो भी रिसेंटली डाली थी मैंने पहले बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, वो देखना जाके ज़रूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कार्ल पियर्सन, स्पेयर्समैन रैंक मेथड ये भी है उसमें। सो उसको अच्छे से देख लेना, वो समझ में आ जाएगा आपको। सो लॉजिक में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये आपका रीजनिंग का पार्ट हो जाता है। आप इन जो मैंने ये हेडिंग दी है ना, नंबर सीरीज, कोडिंग डी कोडिंग, ऑड मैन आउट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, थोड़ी थोड़ी 10-10 5-5 मिनट की वीडियो देखोगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। रीजनिंग है, बेसिक सा ये है। नंबर सीरीज क्या है, 2 6 12 20, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। कोडिंग डी कोडिंग, अगर कैट जो है वो DBU लिखा जाता है तो डॉग कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। सो ओल्ड मैन आउट सीरीज, एप्पल बनाना मैंगो पोटैटो, एप्पल भी एक फ्रूट है, बनाना भी एक फ्रूट है, मैंगो भी एक फ्रूट है, पोटैटो नहीं है, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, एप्पल भी ऊपर होता है, बनाना भी ऊपर होता है, पेड़ पे लगता है, मैंगो भी, पोटैटो ज़मीन में होता है, ये भी लॉजिक हो सकता है, ऑड है वो भी, ठीक है। ये तीनों में से सबसे अलग कौन सा है, पोटैटो है। कोडिंग डी कोडिंग का ही आप देख सकते हो, मतलब ABCD में ना ABCD सारी लिखनी होती है, फिर लिखना होता है 1 2 3 4, इनके नंबर लिखने होते हैं, फिर पता लग पाता है ये। सो ये रीजनिंग का पार्ट है। आप जाके ये हेडिंग लिख लेना, कोडिंग डी कोडिंग, 2-3 क्वेश्चन देख लेना, समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट क्या होता है, पहले आप डायरेक्शन ड्रॉ कर लेना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। उसके बाद क्वेश्चन दिया आपको, अ मैन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर वो नॉर्थ में चला, देन 5 मीटर ईस्ट में चला, फिर देन 10 मीटर नॉर्थ साउथ में चला। अब ये बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में है अपने यहाँ से, ऐसे आप बता सकते हो। ऐसे आप डायरेक्शन ड्रॉ कर लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। या ये भी आ सकता है, एक आदमी नॉर्थ की तरफ चला, फिर वो लेफ्ट मुड़ गया, फिर वो राइट मुड़ गया, तो अब वो कहाँ है, कितना डिस्टेंस है उसके बीच में। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉजिक वाले जो यूनिट 4 है ना, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को जाके ज़रूर से ज़रूर दूसरे चैनल जो रीजनिंग वाले कराते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो। 5-5 10-10 मिनट की वीडियो देख लेना, ज़्यादा बड़ी बड़ी मत देखना, बेमतलब में टाइम वेस्ट होगा। हल्के क्वेश्चंस आएंगे, इजी आएंगे, बस ये देख लेना कि होता क्या है, कैसे करते हैं, बेसिक सा देख लेना, ज़्यादा ट्रिक्स विक्स मत देखना, बेसिक देखना है क्या, ठीक है। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट लीनियर, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, ए बी के आगे बैठा है, सी डी के राइट में बैठा है, या बी डी के लेफ्ट में बैठा है, जो भी बैठा है। एग्जांपल जैसे कि ABCD है, वो एक लाइन में बैठे हुए हैं, बी जो है वो राइट में बैठा है ऑफ ए बट लेफ्ट ऑफ सी। सो ये बताओ बी जो है वो हु इज सिटिंग इन द मिडल, सो मिडल में कौन बैठा है, बी बैठा है। सो ऐसे क्वेश्चन आएंगे सीटिंग अरेंजमेंट के। एक आ जाएगा सर्कुलर का, मतलब सारे ना एक गोल से चक्कर में बैठे हैं, गोल टेबल पे बैठे हुए हैं। अब ये बताओ कौन किसके अपोजिट बैठा है या कौन किसके साइड में बैठा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ब्लड रिलेशन आ जाता है, पॉइंटिंग टू अ मैन, रमेश ने कहा, ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, वो मेरे वो मेरे दादा का बेटा है, ओनली सन्स। हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू रमेश, ऐसे बता सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। या ऐसा भी आ सकता है कि ए बी का फादर है, बी सी की मदर है, या ऐसे, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, 2 4 8 16 32, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। और डिडक्टिव सीरीज क्या होता है, ऑल मैनेजर्स आर लीडर, ये सर्कल बना के करते हैं। ऑल मैनेजर्स आर लीडर, छोटा सर्कल बनाया उसमें मैनेजर लिख दिया, और एक बड़ा सर्कल बनाया उसमें लीडर लिख दिया, सारे मैनेजर क्या हैं, लीडर हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। सो आप देख सकते हो जाके इनके क्वेश्चंस को, आप जाना यूट्यूब पे सर्च करना, हेडिंग सर्च कर लेना इनकी, और शॉर्ट देखना, ज़्यादा बड़ी वीडियोस मत देखना कि 15-15 20-20 मिनट की, 5-5 4-4 5 या 4 मिनट की वीडियोस देख देख के क्वेश्चंस की कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या होते हैं, कर लेना। वैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है, आसानी आते हैं, इनमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप यहाँ इनको ज़रूर करके जाना, यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप अगर दूसरे न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो आप यहाँ से कुछ स्कोर कर सकते हो मार्क्स, ठीक है।
5 या 10 नंबर भी आपने यहाँ से स्कोर कर लिए वो भी बहुत होते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मैंने जो वीडियो आपको कहा है वो मैं पिन कमेंट में भी लगा दूंगा, उसको प्लीज़ से प्लीज़ देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर नहीं किए हैं, वो उस वीडियो में ऑलरेडी कवर हैं क्योंकि वो भी एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की वीडियो है। ठीक है, वो बीकॉम के लिए थोड़ी सी चीज़ें समझ जाती हैं, बट पूरी वीडियो देख लेना, काफ़ी आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल क्या है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, और ये वीडियो तो देखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों देख के जाना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैंने कोशिश करी आपको समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को ऐसे थ्योरेटिकल में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इनको कराना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, और जैसे कि मेरे पास थोड़ी डिवाइस की प्रॉब्लम है तो मैं बस पीपीटी बना के समझाता हूँ आपको। बाकी फ्यूचर में कुछ हुआ अच्छा, आपने सब्सक्राइब करवा दिया, 1000 तक पहुँचा दिए, धीरे धीरे और बढ़े तो हो सकता है कुछ और इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से करके आना। और ये दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना और खुद से भी पढ़ लेना प्लीज़। ठीक है, खुद से भी ज़रूर पढ़ना, सेल्फ स्टडी भी करना, ये वीडियो तो इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी आप खुद से भी पढ़ के जाना जो आपके कॉलेजेस में कराए हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपकी किसी की बैक आए इस पेपर में, इजीली करके आ सकते हो आप, बस समझना बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन मत छोड़ के आना, अटेम्प्ट करना सारे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिख के आना, बस एक बार समझ जाओगे तो लिख दोगे आप कुछ ना कुछ। ठीक है, बाकी जो मैंने टॉपिक्स छोड़ रखे हैं, जो मैंने अभी सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट में बताएं, उनको भी ज़रूर कर लेना अच्छे से। और आपके जो ये रीजनिंग वाले हैं इनको आप सर्च कर करके देख सकते हो, 2-3 मिनट की वीडियो कैसे करा रखे हैं। ठीक है, सो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, 1000 करवा दो जल्दी से। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से करके आना। ठीक है।